Hello everyone, how are you? I hope so you all are fine. Okay, let's start study. We are learning number 16. It is our first chapter from our mathematics and already we completed now recently completed our exercise 1.1. Okay, so now we are going ahead and now we are learning our topic number 1.2, that is the irrational numbers. देखो दोस्तों कि अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कैसे होते हैं, देन इंटीजर्स क्या होते हैं, देन रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं और किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अभी लेकिन तब यहाँ तक नंबर जुड़कर हो गए हैं सारे के सारे, तो तभी अभी एक कौन सा नंबर है कि जैसे एक अलग टाइप के भी नंबर्स होते हैं, ऐसे पाइथागोरस से फर्स्ट टाइम। तो पाइथागोरस ने कहा कि जो ग्रीक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, उन्हें कहा कि और एक तरह के नंबर होते हैं जो कि हम रैशनल नंबर का जो फॉर्म है p/q, उस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते ऐसे। एक्चुअली वो जो एक प्रकार के ऐसे नंबर होते हैं जो वो नहीं लिख सकते, तो वो जो नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और इसी नंबर्स के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? तो जैसे कि इर्रेशनल नंबर्स, पाइथागोरस ने कहा कि कुछ ऐसे प्रकार के भी नंबर होते हैं कि जो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं तो हम अदर लैंग्वेज में कहें तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है, मतलब पॉइंट के बाद उनका डिवीजन मतलब खत्म ही नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली चलता जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। ऐसे वाले कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनके बारे में अभी थोड़ी सी आइडिया यहाँ पर आपको आ जाएगी और धीरे धीरे कंप्लीट जैसे जैसे हम लेसन आगे बढ़ाते जाएंगे उस तरह से आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगी कि व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पहले तो जनरली जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। सो अ नंबर यस, मतलब कौन सा भी नंबर उसको वेरिएबल यस मान लिया, यस इज कॉल्ड इर्रेशनल। कौन से नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं? इफ इट कैनॉट, द वर्ड कैनॉट इज इंपॉर्टेंट हियर, इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q never equal to 0। जो डिनोमिनेटर का q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो पाइथागोरस ने कहा कि फर्स्ट पाइथागोरस दैट द ग्रीक मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड द इर्रेशनल नंबर्स। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिख सकते हैं? उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, √15 है, पाई है, पाई जो है जो आपने इसमें इस्तेमाल की है, एरिया ऑफ सर्कल में आप इस्तेमाल करते हो पाई की वैल्यू। और कुछ ऐसे नंबर है, देखो अगर ऐसे नंबर है कि 0 पॉइंट जिसका देखो कंटीन्यूअसली इसकी डिवीजन चालू ही रहती है और नंबर्स भी अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, जिसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल 0.10, 110, 111, 4 टाइम 10 एंड अगेन। तो ऐसे अगर किसी नंबर की डिवीजन आ रही है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे जानने वाले हैं। ये पहले एक आइडिया लेते हैं हम कि क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p/q के फॉर्म में, और उस तरह के नंबर्स को दैट नंबर्स वी कॉल एज अ इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आपको दिया है, देखो √2 है, √3 है, √15 है, तो ऐसे एग्जांपल है। तो ये देखो ये नए नंबर का हमें एक सेट मिल गया। ये कौन सा सेट है? अभी हमारा इर्रेशनल नंबर का ये सेट है। इसमें ऐसे नंबर है जो p/q के फॉर्म में नहीं होते। तो अगर हमारे सेट की बात करें तो अगर आप देखोगे कि पहले तो नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो हमारे होल नंबर हो गए। तो होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर हो गए हमारे, ये होल नंबर का सेट हो गया।
तो होल नंबर में 0 था, वो सारे पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, पॉजिटिव नंबर थे। अब उसमें हमने निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए, तो होल नंबर, रैशनल नंबर और उसमें निगेटिव नंबर ऐड कर दिए, तो हमारा सेट बन गया कौन सा, ये Z वाला सेट, जो कि है हमारा इंटीजर्स का सेट, जिसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। लेकिन फिर और ढूंढने के बाद हमें समझ में आया कि कुछ नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, तो वो नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो वो भी हम नंबर हमने देखे और पिछले साल आपने ये भी देखा कि किस तरह से वो रैशनल नंबर्स हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये भी हमने जाना। लेकिन अभी हमें एक बात समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। तो ऐसे कौन से नंबर है, लाइक √2 है, √3 है, √15 है, √5 है, √7 है, √6 है। तो ऐसे कुछ प्रकार के नंबर्स हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। जो पाई की वैल्यू हमें आती है वो कैसे आती है, हमारी इरैशनल नंबर्स आती है। तो ये एक अलग ही प्रकार के नंबर्स हो गए, यहाँ पर अलग टाइप्स के नंबर्स हो गए। तो ये सेट हो गया नंबर्स। तो ये इरैशनल नंबर्स और पूरा ये हमारा सेट जो कि है, ये पूरा सेट हम मान लेंगे किसका है, फिर ये रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स both together made a set of a number, we call it as a real number। तो देखो ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है, इन दोनों का सेट मिलाकर ही हमें मिल जाते हैं, कौन से नंबर मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स मतलब हमारी जो नंबर लाइन है, अब नंबर लाइन मतलब क्या है कि जिस लाइन पर सारे के सारे नंबर प्रेजेंट है, मतलब दुनिया के अभी भी जितने सारे नंबर्स है वो नंबर लाइन पर क्या है, प्रेजेंट है। जैसे कि 0 बीच में, इस साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स और इस साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो उसमें भी कुछ नंबर ऐसे बीच में हैं जो कि कौन से हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर ऑन दैट नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। तो कौन सा नंबर हो सकता है, रियल नंबर, क्योंकि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा एक सेट बन जाता है नंबर्स का, जिसे हम कह सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सच्चा नंबर, तो ये सच्चे नंबर्स होते हैं, इसे कहते हैं हम रियल नंबर। तो यही सारे के सारे नंबर्स हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर लाइन पर। कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर लाइन पर, कि जैसे कि 0 है, 1 है, तो यहाँ पर इसके बीच में करके कुछ ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जो कि हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फिर इरैशनल नंबर्स। तो ये जो इरैशनल नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन पर किस तरह से प्रेजेंट करना होता है, जैसे कि पिछले साल फर्स्ट चैप्टर में ही रैशनल नंबर्स के चैप्टर में आपने सीख लिया कि रैशनल नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पर। तो अभी इस साल भी ऐसे सीखने वाले कि हम किस तरह से हम इरैशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रही है कि इरैशनल नंबर्स के बारे में अगर हम बात जान लें, तो इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स को मिलाकर जो सेट बन जाता है वो बन जाता है हमारा रियल नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले, नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले, तो वो पॉइंट क्या करेगा, वो पॉइंट एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, नंबर शो करेगा, और वो नंबर हमेशा होगा, कौन सा नंबर होगा, वो हमारा रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। या तो इरैशनल नंबर हो सकता है या तो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन दोनों नंबर्स को मिलाकर हमारा कौन सा सेट बन जाता है, रियल नंबर। इसलिए यहाँ पर एक सेंटेंस जो बोर्ड में आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया है वो है कि एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on number line। तो every real number हम एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके उल्टा ही हम ऐसे भी कह सकते हैं also every unique point, जो नंबर लाइन का हर एक यूनिक पॉइंट है, वो every unique point on the number line
रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर। उस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर लाइंस के ऊपर का कौन सा भी अगर पॉइंट ले हम, तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आई होप सो थोड़ी आइडिया जरूर आ चुकी होगी आपको कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपको ये बात पता ही होगी कि अभी रैशनल नंबर का मतलब सारे के सारे नंबर्स हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर है जो हम p अपॉन q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इरैशनल नंबर्स। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू लोगे अपने टेक्स्ट बुक का, जो है हमारा पेज नंबर 6 होगी, उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आप, तो आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी कि व्हाट इज इरैशनल नंबर। आई होप सो अभी अंडरस्टैंड हो चुका है। तो चलो चलते हैं, अगला जो हमारा है एग्जांपल 3 कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरैशनल नंबर, दैट मींस हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। क्योंकि पिछले साल आपने सीख लिया ऑलरेडी कि किस तरह से रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी इस साल हम सीखेंगे किस तरह से इरैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट अस डू द एग्जांपल 3। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें एग्जांपल 3 यहां पर पूछा गया है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। That means we have to represent an irrational number. It is √2 is our irrational number, and we have to represent or locate that number on the number line. तो पहली बात तो ये समझनी है दोस्तों कि ये √2 जो है वो किस तरह से हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरूरी है, we should know पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आपको पता होगा, फिर भी आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पर कि अगर आपको बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम O A B ऐसे में नाम देता हूं, तो ये OB होता है उसका हाइपोटेनस। क्या होता है उसका हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि OB का जो स्क्वायर होता है, मतलब OB स्क्वायर ये होता है हमारा OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये उसके बराबर होता है। तो ये OB स्क्वायर जो होता है वो OA और AB के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि कौन सा थ्योरम है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो चलो ये थ्योरम और इसके बारे में एक्चुअली आपको हो चुका है ऑलरेडी, यू नो अबाउट दैट द थ्योरम, जो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जो आपने सीखा है, और पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी ऑलरेडी आपको हो चुकी है लास्ट ईयर के मैथ्स में। यहाँ पर इसके आधार पर ही हम क्या करने वाले हैं कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर किस तरह से मैं करता हूँ, तो पहले यहाँ पर मैं पूरी की पूरी मेथड दिखाऊंगा आपको, और बाद में उसके पीछे का जो मैथ्स है वो आपको समझाऊंगा। तो चलो लोकेट करते हैं √2 को नंबर लाइन पर। तो क्या करना है पहले हमें, सो व्हाट वी शुड डू, तो हमें पहले एक अच्छे से नंबर लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपके हाथ में पेंसिल लेनी है, अच्छे से रूलर स्केल लेनी है, अच्छे से शार्पनर पेंसिल लेनी है, शार्पनर स्केल लेनी है, अपने साथ इरेजर ले लो अपने साथ, और कंपास जो होते हैं, हमारा कंपास होता है, कंपास में भी आपको पेंसिल लगा कर रखनी है, उसकी जो दो नोक है वो प्रॉपर्ली आपको मैच करके रखना है इसके। तो चलो पहले तो सेंटर में हमें लेना है 0। सेंटर में 0 लेने के बाद आपकी जो स्केल होती है, तो स्केल से आपको 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मार्किंग करनी है। जो स्केल होती है आपकी, जो रूलर पकड़नी है हाथ में, और 1 सेंटीमीटर की आपको करनी है, मार्किंग करनी है। तो आपको देखने के लिए मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूर ले लूंगा, तो ये 1 सेंटीमीटर की आगे होगी, आगे भी 1 सेंटीमीटर होगी, आगे भी 1 सेंटीमीटर होगी, ऐसे 1 2 3 इस तरह से आप इस साइड में भी कर सकते हो, -1
-2 एंड सो ऑन। तो आपके लिए डिस्टेंस कितना है, 0 से 1 तक का डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 का भी डिस्टेंस होगा आपका 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 का भी डिस्टेंस होगा, बीच का आपका कितना होगा 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जिससे आपको ड्रॉ करनी है। चलो फिर ये जो 0 है उसी 0 को हमें नाम देना है O। इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, हमारा O पॉइंट नाम देंगे। वहां पे जो 1 है 1 को हम नाम देंगे हमारा A। क्या नाम देंगे, 1 पॉइंट को हमारा A देंगे। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो ये रखना है, प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद ये आपका रख दिया, यहाँ पर आपने प्रोट्रैक्टर रख दिया। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री पर, बिल्कुल क्या करना है आपको 90 डिग्री पर एक लाइन क्या करनी है आपको खींच लेनी। अब 90 डिग्री पर आपने जैसे लाइन खींच दी तो यहाँ पर प्रोट्रैक्टर आप यहाँ से आपको हटाना है। प्रोट्रैक्टर आपने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल ये यहाँ से डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है आपको 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर मार्क करना है। तो आप कंपास से भी वो डिस्टेंस ले सकते हैं, बिल्कुल बराबर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर लेना है। तो देखो ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर मार्किंग करना है 1 सेंटीमीटर और ये बिल्कुल आपका होना चाहिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पर हमने लिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने लिया 1 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान बात है, आपको क्या करना है, ये जो 0 है जो कि हमारा O पॉइंट है, O पॉइंट से ये जो है 1 सेंटीमीटर का ये हमें जोड़ देना है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे B। तो OB को आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करना है, अपने स्केल और पेंसिल से ठीक से जोड़ देना है। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर ये जो है आपकी लाइन ये हो जाती है अपनी √2। तो ये √2 कैसे आती है उसका मैं थोड़ी देर बाद में समझ लेंगे, लेकिन ये होती है आपकी √2। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी कंपास को अच्छे से हाथ में पकड़ लेना है। कंपास उसको पेंसिल अच्छे से लगाओ। पेंसिल लगाने के बाद क्या करो, आपका जो पॉइंटर है और एक होता है पेंसिल का पॉइंटर, पेंसिल पॉइंट, और एक होता है हमारा पॉइंटर जो स्टील का उसकी नोक होती है वो। तो यहाँ पर जो स्टील की नोक होती है पेंसिल का, ये जो मेरा मुंडा है इसको मानना है आपको पॉइंटर, जो स्टील का पॉइंटर होता है आपके कंपास का। और ये जो मेरी उंगली है इसको मान लेना है आपको पेंसिल पॉइंट। तो आपको क्या करना है, जो आपका पॉइंटर है स्टील का पॉइंटर वो रखना है हमारा ऊपर, हमारे ऊपर। और आपका जो ये पॉइंट है पेंसिल का जो पॉइंट है, ये कौन सा वाला पॉइंट है, पेंसिल का पॉइंट। तो ये पेंसिल का पॉइंट रखना है आपको यहाँ पर B पर। तो OB का डिस्टेंस लेते हुए हमें यहाँ पर एक अच्छे से R निकालनी। क्या निकालनी, यहाँ पर R निकालनी। जब भी आप ये R निकाल देते हो, चलो अभी इसको डाल कर देता हूँ यहाँ पर। ये आपने निकाल दी यहाँ पर OB को रेडियस मानते हुए, OB को क्या मान लिया हमने, रेडियस मान लिया, और यहाँ पर ये R निकाल। तो देखो OB का डिस्टेंस लेते हुए हमने एक R निकाल दी, और ये जो R होती है वो हमारी यहाँ से इधर नीचे आकर इंटरसेक्ट हो गई हमारी ये जो नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन को इस जगह पर, ये जो जगह है इस जगह पर वो क्या हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई। तो ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये जो पॉइंट हमें मिलता है, ये पॉइंट जो मिलता है यही है हमारा √2। यही क्या है हमारा, यही है हमारा कौन सा है, √2। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकती है, वो है आपका √2, मतलब ये जो पॉइंट है। तो उस पॉइंट का नाम दे दो आप, P दे दो, Q दे दो, जो चाहे आप नाम दे सकते हो। तो हमने नाम दिया P, तो ये हो गया हमारा P = √2। यहाँ पर मैंने P √2 ये P पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, लोकेट किया नंबर लाइन पर √2। आई होप सो आपको समझ में आ चुकी होगी बात क्या क्या करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, नंबर लाइन है जिससे ड्रॉ करनी है, एक सेंटर पॉइंट लेना है जिसको हमको 0 मान लेना है, और 1 सेंटीमीटर पर हमें क्या करने हैं, बिल्कुल मार्किंग करने हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए और नेगेटिव नंबर्स के लिए। और बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखते हुए
बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वैसे ऊपर भी 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, लोकेट का मार्क करना है और वहां पर उस पॉइंट का नाम देना है बी। ओबी को जोड़ देना है। ओबी को जोड़ देने के बाद काम आता है आपकी कंपास का पॉइंटर रखना है ओ पर और बी पर रखना है पेंसिल का पॉइंटर। वहां से एक आर्क जो होती है, जो सर्कल की हमारी आर्क आ जाएगी, ओबी को रेडियस बनाते हुए, ओबी को क्या बनाना है, फिर ये हो गया, देखो ये सेंटर हो गया सर्कल का और ओबी क्या हो गया यहाँ पर रेडियस हो गई। तो ओबी को रेडियस बनाते हुए यहाँ पर ये आर्क लगा देनी है और ये जो सर्कल की आर्क आगे आके जहां पर नंबर लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो वो ही होता है हमारा √2। तो ये तो हमारी ड्राइंग की बात हो गई कि किस मेथड से, किस स्टेप से हमें क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है। अब इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं, इसके पीछे का जो मैथ्स होता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से देखो, ये हमारा, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये आ गया O, ये आ गया A, ये आ गया हमारा पॉइंट B। ये देखो ये हमारा डिस्टेंस कितना था, 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना था 1 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया हमारा, ये 90 डिग्री। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो OAB होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जहां पर O हमारा क्या है, OA मतलब ये 0 पॉइंट वाला है, तो ये यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर अगर हम डिस्टेंस रखते हैं तो OA का स्क्वायर तो होगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा OB का स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। हमें स्क्वायर रूट चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ OB चाहिए, OB का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अगर हमें OB निकालनी है तो हमें स्क्वायर करने पड़ेंगे दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों साइड की क्या लेने पड़ेंगे, हमें स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर जाएगा इधर प्लस 1 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा अंदर OB का स्क्वायर। तो आपको तो पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने सीखा होगा कि अगर दो OB का स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर स्क्वायर रूट में जाता है उसमें से एक बाहर आता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बाहर, यहाँ पर आ जाएगा बाहर OB और अंदर यहाँ पर आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो होता है हमारा 1, फिर भी 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, तो हमें मिल जाता है, देखो 1 + 1 होता है यहाँ पर 2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा OB इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा OB और यहाँ पर OB इज इक्वल टू मिल जाता है हमें √2। लेकिन हमें ये OB √2 नहीं दिखाना है, तो हमें तो ये OB √2 है। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये हो गई OB उसकी रेडियस, तो OP भी क्या हो गई उसकी रेडियस हो गई। एंड एज वी नो दैट रेडियस कैसे होती है, एक दूसरे से इक्वल होती है। OB भी रेडियस है और OP भी क्या हो गई सर्कल की रेडियस हो गई, मतलब OP भी कितना हो गया, मतलब OP भी हो गया यहाँ पर √2 क्योंकि OP भी रेडियस है उस सर्कल की। जो वाला सर्कल अगर आप बड़ा सा निकालते हैं तो OA और OP क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस हो जाएगी और ये दोनों रेडियस कैसी हो जाएगी, एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा। मतलब OP भी होगा हमारा, ये जो डिस्टेंस होगा वो से P तक, वो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा √2। इस तरह से P पॉइंट हो जाएगा, जो P पॉइंट है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है फिर √2 को। तो ये उसके पीछे का क्या है, मैथमेटिक्स है। तो इस तरह से जो मैंने स्टेप यहाँ पर बताई, इस तरह से आप डेफिनेटली √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके साथ ही आगे है, देखो आपको एग्जांपल जो हमारा 4.1 है वो क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। आई होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। घर पे आप ट्राई करो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो मुझे डेफिनेटली पूछना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एग्जांपल 4। ओके दोस्तों, तो चलो
देखते हैं कि हाउ टू लोकेट √3 on the number line. That is our example 4 from our mathematics textbooks, page number 7. Okay, तो √3 जो कि रैशनल नंबर है हमारा, वो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है फिर हमें, तो हमें पहले से अच्छे से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। और जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि √2 किस तरह से हमें रिप्रेजेंट किया, तो ये √2 को रिप्रेजेंट करने की सारी प्रोसीजर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले कंप्लीट कर देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर की 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो, 90 डिग्री लो यहाँ पर, और यहाँ पर √2 की OB को रेडियस मानते हुए यहाँ पर ये जोड़ देना है, तो आपको √2 यहाँ पर लोकेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें √2 नंबर लाइन को लोकेट नहीं करना है हमें नंबर लाइन को लोकेट √3। तो यहाँ पर पहले मैं पूरी मेथड बताऊंगा और उसके पीछे का मैथ्स बाद में बताऊंगा। तो क्या करना है अभी, तो यहाँ पर जैसे कि हमने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो पूरी की पूरी प्रोसीजर, पूरी की पूरी स्टेप्स यहाँ पर हमें रिपीट करवानी है। अब ये करने के बाद आपको ये यहाँ पर OB क्या मिल जाता है, ये OB मिल जाता है √2। अब आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोट्रैक्टर होता है उसको इस तरह से इधर रखना है, इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, B पॉइंट पर, और यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल क्या करना है आपको 90 डिग्री यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। कितना कि आपने 90 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी 90 डिग्री, मतलब ये बिल्कुल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। चलो प्रोट्रैक्टर निकाल दिया यहाँ से, प्रोट्रैक्टर निकाल दिया हमने यहाँ से। प्रोट्रैक्टर निकाल देने के बाद अभी आपको क्या करना है, B से बिल्कुल AB का डिस्टेंस कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, उस तरह से BD भी एक B पॉइंट यहाँ पर लो, और जो BD का डिस्टेंस है हमारा वो आना चाहिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर B जो है यहाँ पर ये बिल्कुल, मतलब OP को ये बिल्कुल BD 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया BD, जो कि हमारा कितना आता है डिस्टेंस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया। अब बहुत आसान सी बात है, O जो आपका सेंटर है, मतलब 0 पॉइंट है, वहां से O और आपका ये D पॉइंट क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना। ये आपने OD आपने ज्वाइन कर दिया, तो देखो ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये हो गया √2। तो ये जो आपका OD आता है, OD हो जाता है फिर आपका √3। कितना हो जाता है आपका √3। अब सेम थिंग्स यहाँ पर रिपीट कर देनी है आपको। ये कंपास माननी है, ये आपका स्टील का पॉइंटर है और ये आपका पेंसिल का पॉइंटर है। आपका स्टील पॉइंटर मतलब पॉइंटर यहाँ पर O पर रखे हुए D पर आपको पेंसिल का पॉइंटर रखना है, और O और D ऐसे पॉइंट रखते हुए बिल्कुल आपको एक आर्क निकाल देनी है, जो कि आर्क आपकी आगे जा रही है, आगे जाएगी, आगे जाएगी, और यहाँ पर किधर तो इंटरसेक्ट हो। मतलब मैं यहाँ पर देखो पेंसिल के पॉइंटर से आर्क निकालता हूँ O को सेंटर मानते हुए। तो यहाँ पर ये आर्क अगर मैंने निकाल दी इस तरह से, तो यहाँ इस तरह से आगे जाएगी, और यहाँ पर ये नंबर लाइन पर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो इसको तो हमने √2 को P माना था, तो यहाँ पर इस पॉइंट को मानते हैं हम Q। तो ये जो पॉइंट हमें मिल जाता है नंबर लाइन के ऊपर, यही है हमारा √3। तो ये जो पॉइंट मिल जाता है हमें, ये क्या है हमारा √3। आप लिख सकते हैं कि Q जो है वो क्या है अपना √3 है। Q जो पॉइंट मिल रहा है ये √3 है। तो किस तरह से होता है, चलो उसके पीछे का मैथ जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अभी हम ट्रायंगल, पहले हमने देखो कौन सा ट्रायंगल लिया था, OAB लिया। अब यहाँ पर हम देखो ट्रायंगल लेंगे OBD। चलो मैं बता दूं इसके पीछे का मैथ क्या है। अगर हम ट्रायंगल OBD इस तरह से लेते हैं, ये हो गया आपका O, ये B, यहाँ पर B। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल को सीधा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो OB कितना है हमारा, OB है हमारा √2। ओके, देन BD कितना है हमारा, हमने लिया था 1 सेंटीमीटर, दैट मींस ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये तो आया था हमारा OB √2, जो √2 को लोकेट करते हुए हमने लिया था। तो यहाँ पर देखो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, और जैसे कि हमारा ये है 90 डिग्री,
तो OBB कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलो करते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि OB का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा OD का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये होगा फिर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा OD का स्क्वायर। जैसे जो हमें OD का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें OD चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा देखो ऐसे कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OD का स्क्वायर और वो भी जाएगा रूट में। यहाँ पर इसका रूट निकल जाता है, तो यहाँ पर ये निकल जाता है OD। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है? रूट के अंदर √2 का स्क्वायर, √2 into √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। √2 का स्क्वायर, रिमेंबर चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 एंड प्लस 1। यहाँ पर आपको देखो मिल जाएगा √3 इज इक्वल टू OD। मतलब आपका ये OD कितना आया? √3। ठीक है, आपको OD को √3 नहीं दिखाना है, आपको √3 नंबर लाइन पर कहां पर प्रेजेंट है वो दिखाना है। इसलिए हमने फिर क्या किया कि OD को रेडियस मानते हुए रेडियस मानते हुए क्या किया? एक आर्क निकाल दिया। तो ये OD की आर्क जब हम यहां पर निकालते हो तो देखो ये हो गया आपका सर्कल, और OQ और OD ये दोनों क्या हो गए? इसकी रेडियस हो गई। OQ और OD क्या होगा? इसकी रेडियस। अगर OD आपका √3 है तो OQ भी कितना होगा फिर आपका? √3 होगा। इस तरह से √3 इक्वल हो जाएगा आपका OQ। तो ये दोनों क्या है? हमारी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? OQ कितना है आपका? तो Q जो पॉइंट है वो भी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका? मतलब O से लेकर Q तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? √3। वो कितना है? √3। यहाँ पर मतलब ये OQ ये जो डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारा √3, और Q पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो Q पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q पॉइंट रिप्रेजेंट और Q पॉइंट लोकेट द √3। Q पॉइंट क्या कर रहा है? √3 पोजीशन लोकेट कर रहा है। आई होप सो कि आपको √3 और √2 किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं ये आप थोड़ा सा तो जान चुके होंगे। आई होप सो आप घर पे इसकी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करो इसका 2-3 बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो। और आप घर पर भी हो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड keep yourself happy and take care of yourself and your family also। एंड ये जो दो एग्जांपल है √2 और √3 के, इसकी दो बार आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आगे के भी एग्जांपल सॉल्व कर सकें। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।